नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने आरएस मेंस के एग्ज़ाम को क्रैक किया है और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य परीक्षा देने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनमें सबसे पहला ये है कि जैसे ही आप मुख्य परीक्षा देते हैं और आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, तो आपको नेक्स्ट डे से ही इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। आपको पॉजिटिव रहना है कि आप निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा को पास कर लेंगे और उसी समय से आप अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि रिज़ल्ट तक आपको वेट नहीं करना है। क्योंकि रिज़ल्ट के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद ही या 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलते हैं और इंटरव्यू की डेट्स आ जाती है। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रिपरेशन का उतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरव्यू के अंतर्गत आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं होता है, केवल आपके व्यक्तित्व का भी परीक्षण होता है और उस व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको कुछ समय की आवश्यकता होती है। इसलिए आप मुख्य परीक्षा देने के तुरंत बाद ही अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर दें और इंटरव्यू से पहले आपको बिल्कुल भी कोई हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो डीएफ आप भरते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, जिसे विस्तृत आवेदन पत्र कहते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपने जो कुछ भी भरा है, यानी कि जो आपका बायोडेटा जो उसमें होता है, उसको आपको पूरी तरह तैयार कर लेना है। उसके बारे में सब कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है तो उसके पास जो सोर्स है आपके बारे में, वो आपका डीएफ ही होता है और उसके आधार पर ही वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है। इसलिए अपने डीएफ के अनुरूप ही अपनी तैयारी का खाका तैयार कर लें। अब बात करते हैं कि आपके डीएफ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। डीएफ में आपका नाम, पता, गृह राज्य, आपकी एजुकेशन, आपकी टेक्निकल जो क्वालिफ़िकेशन है, इसके अलावा आपके अनुभव, रुचियाँ, वैकल्पिक विषय, आपकी सर्विस और कैडर की जो प्राथमिकताएं हैं, ये सारी जानकारियाँ उसके अंदर शामिल होती है। तो जब आप मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो जितनी भी डीयूएफ में आपने ये जानकारियाँ दी है, अपने बायोडाटा में जितनी जानकारी दी है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर आपको ठीक से तैयारी कर लेनी चाहिए। और जो खाली समय रहता है मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट आने तक, यानी एग्ज़ाम से लेके रिज़ल्ट आने तक और फिर इंटरव्यू तक, उसमें आप एक डायरी बना लें और डायरी बनाने के बाद डीएफ में जितने भी आपने जानकारियाँ दी हैं, उससे सभी संभावित सवाल जो हो सकते हैं उनके जवाब सोचने की आप कोशिश करें। इसके अलावा आपके बायोडाटा से पूछे जा सकने वाले सवालों की एक लंबी रेंज हो सकती है और आपसे ऐसे दर्जनों सवालों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको जो लगते हैं, जो सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके जवाब आप ढूंढने का प्रयास करें। आपके नाम के अर्थ से लेके गृह जिले और गृह राज्य की विशेषताओं, समस्याओं तक, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से जुड़े ज्ञान, वैकल्पिक विषय से जुड़े प्रासंगिक मुद्दों तक सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह एक लंबी लिस्ट हो सकती है सवालों की। अब बात करते हैं कि जो डीयूएफ में आपने जो अपनी हॉबीज़ लिखी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं और इसमें एस्पिरेंट्स काफ़ी आशंकित भी रहते हैं कि किस तरीके से आपके हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो हॉबीज़ आप भरते हैं आवेदन पत्र में, तो वही हॉबीज़ भरें जो वास्तव में, यानी सचमुच आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हो या आप उनसे पहले से जुड़े रहे हों। आप इधर उधर की कोई हॉबीज़ ना जोड़ दें जिनके बारे में आपको नॉलेज ही ना हो। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी आपकी हॉबीज़ हो सकती है, जैसे कोई खेल खेलना, कोई किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, फिल्में देखना या योग या ध्यान करना, कविताएं लिखना, जो हो। जैसे कि एक आईएएस रहे हैं, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2007 में दीपक रावत, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 12 थी, उन्होंने अपनी हॉबीज़ लिखी थी सीटी बजाना। तो सीटी बजाना उन्होंने अपनी हॉबीज़ रखी और उसके बारे में उनको इंटरव्यूअर ने पूछा कि सीटी बजाना क्या हॉबी होती है, इससे क्या फ़ायदे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर सीटी बजाने के फ़ायदे भी बताए, नुकसान भी बताए।
फ़ायदे ये बताए कि आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप कभी भी कैसे भी सीटी बजा सकते हैं। और नुकसान ये बताया कि अगर गलत जगह सीटी बजा दी तो कोई आपकी भी सीटी बजा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, तो जिसको इंटरव्यूअर जो थे बोर्ड के, वो भी उनसे प्रभावित हुए। तो इस तरह आपको जो वास्तव में आपकी हॉबीज़ है उसी को ही आपको लिखना है अपने डीएफ में। इसी प्रकार से एक या दो हॉबीज़ का जिक्र अगर आपने डीएफ में किया है तो उससे जुड़े सवालों के बारे में आपको प्रॉपर तैयारी कर लेनी है। उसके बारे में कुछ भी पढ़ ले, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंटरव्यू की तैयारी के दौरान रोज़ाना 1 आध घंटा आपको उस हॉबी को जीना भी चाहिए। तभी आप उस हॉबी की गहराई से खुद को जोड़ पाएंगे और इंटरव्यू में सहज रहेंगे। दोस्तों, ये आर्टिकल जो है मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट पे लिखा है examsarathi.blogpost.com पर। तो ये यूपीएससी और आरपीसी है। तो आप अगर वीडियो में इसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ पर जा कर के आप आर्टिकल को अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी का एक बड़ा पक्ष ये है कि करंट अफेयर्स और उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड आपसे इंटरव्यू बोर्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि जो बोर्ड होता है वो आपके विचार और वैचारिक जो क्षमता है उसको जानना चाहता है। उसके लिए ऐसा कोई मुद्दा या विषय होना चाहिए जिस पर कि दोनों पक्ष बात कर सकें। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इनकी ज़्यादा संभावना रहती है। तो इस संदर्भ में इंटरव्यू से 1 महीने पहले तक का घटनाक्रम और उससे जुड़े जो मुद्दे हैं अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपसे इन मुद्दों पर आपकी राय पूछी जा सकती है। तो इस खंड के लिए तैयारी के लिए आपको मेरी यही सलाह है कि आप एक डायरी बना करके, एक नोट्स बना करके आपके उस इंटरव्यू से कुछ समय पहले के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर संक्षिप्त नोट्स बना लें। जैसे कि अभी आपका इंटरव्यू है तो आप जो है कोरोना पेंडेमिक है, इंडिया चाइना विवाद है, इंडिया नेपाल विवाद है, इसके अलावा जो लॉकडाउन की प्रक्रिया रही है और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में सरकार, राजस्थान में सरकार से रिलेटेड रही है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस, दल बदल कानून से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या प्रक्रिया सही है या नहीं है, जो भी घटनाक्रम हुआ है राजस्थान में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ है पॉलिटिकल, और साथ ही जो अभी इंडिया अमेरिका चाइना के बीच में जो वॉर जैसी सिचुएशन है, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो अभी करंट में देखने को मिले। इसके अलावा आर्टिकल 370 है, राम मंदिर का जो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जो रिज़ल्ट दिया है, जो वर्डिक्ट आया है। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उस पर भी, और साथ ही जो अभी अभी सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के द्वारा करवाई जाएगी, उस पर भी, उसके भी जो प्रोज एंड कॉन्स जो हैं, यानी कि उसके क्या प्रभाव, क्या उसके सकारात्मक प्रभाव रह सकते हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछने की कोशिश कर सकता है इंटरव्यू बोर्ड। इसके अलावा आपके आसपास का जो माहौल है उसके प्रति आपको अवेयर रहना है। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, इंटरनेट की आप मदद ले सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट रह सकते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी माध्यम हैं उनसे जानकारी प्राप्त करने की आप कोशिश करें। इसके अलावा जो विवादास्पद मुद्दे हैं, जैसे कि शराबबंदी की नीति उचित है या नहीं, समलैंगिकता अनैतिक है या नहीं, इस पर अभी वर्डिक्ट आया था, 3 तलाक पे वर्डिक्ट आया था, सीएए का विवाद हुआ, आर्टिकल 370 और असहिष्णुता का मुद्दा रहा था। तो ये विवादित मुद्दे हैं, इन पर भी आपके पक्ष और विपक्ष में राय जान सकते हैं। तो पक्ष विपक्ष में नोट्स तैयार करें, एक निष्कर्ष सोचें। निष्कर्ष जो भी हो मेरी समझ में प्रगतिशील, सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन अतिवादी प्रतीत नहीं होना चाहिए, तो ही बेहतर है। अब बात करते हैं आगे कि इंटरव्यू से पहले आपको कोशिश करनी है कि आप मॉक इंटरव्यू ज़रूर दें, क्योंकि इससे आपकी वे कमियां सामने आ जाती हैं जो आपको खुद भी पता नहीं होती है। बेहतर होगा कि आप अपनी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू आरपीसी में फेस ना करें, बल्कि आप मॉक टेस्ट के द्वारा अपने इंटरव्यू देने की एक प्रैक्टिस कर लें।
इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी देखे गए हैं पास्ट में जो मॉक इंटरव्यू दिए बिना ही बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मॉक इंटरव्यू देने का एक बढ़िया तरीका ये भी है कि आप 3-4 दोस्त एक ग्रुप बनाएं और 2-3 साथी मिलकर चौथे साथी का इंटरव्यू लें। इस तरह इंटरव्यू लेने की तैयारी आप बंद कमरे तक भी कर सकते हैं लॉकडाउन के इस समय में। साथ ही आप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यू का भरपूर अभ्यास भी कर सकते हैं। साथ ही इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मॉक इंटरव्यू लेने वालों ने आप में कोई बड़ी कमी बता दी है तो उससे ज़्यादा आपको दिल पर नहीं लेना है, उससे आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है और उस अपनी जो कमी है उसमें सुधार करने की कोशिश करें। हो सकता है कि मॉक इंटरव्यू लेने वाले की दृष्टि में ये आपकी कमी जो है वो बड़ी हो, लेकिन आरपीसी या यूपीएससी में आप इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ का बोर्ड इस कमी को ज़्यादा महत्व नहीं दे। तो ये सारी टिप्स हैं इंटरव्यू में जाने से पहले। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये राय पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।